बांदा जनपद के साथ ही चित्रकूट मंडल में महिलाओं के हित में काम करने वाले चिंगारी संगठन व विद्याधाम समिति के अंदर ही सुलग रही चिंगारी क्या पूरे संगठन को आग लगा देगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांदा जनपद के चिंगारी संगठन व विद्याधाम समिति की। इस संगठन में काम करने वाली महिलाओं ने ही इसके संचालक राजा भैया यादव पर लगाए हैं बलात्कार जैसे कई गंभीर आरोप। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से बड़ी खबर है, जहां हमारे संवाददाता अनवर रजा ने ग्राउंड रिपोर्ट के साथ ही चिंगारी संगठन व विद्याधाम समिति और उसके संचालक पर आरोप लगाने वाली महिलाओं से बात की तो महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप सुनकर हमारे होश उड़ गए और ये सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल पूरा मामला बांदा जनपद सहित चित्रकूट मंडल में महिलाओं के हित में काम करने वाले चिंगारी संगठन व विद्याधाम समिति का है, जहां इस समिति के संचालक राजा भैया यादव और इनके संगठन पर महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये संगठन हरिजन महिलाओं को आगे कर अपने विरोधियों पर फर्जी दुष्कर्म व SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखवाकर सरकार से पैसा वसूल करने की संस्था बन चुकी है। चिंगारी संगठन व विद्याधाम समिति में काम करने वाली व संस्था के संचालक राजा भैया द्वारा यौन शोषण किया जाता है, ऐसा आरोप लगाने वाली महिलाओं की माने तो अभी तक चिंगारी संगठन की कुछ महिलाओं द्वारा दर्जनों लोगों पर फर्जी दुष्कर्म व SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवा कर सरकार से पैसा वसूल चुके हैं, जिसमें मिलने वाली रकम राजा भैया और फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला द्वारा आधा आधा बांट लिया जाता है। चिंगारी संगठन व विद्याधाम समिति में काम करने वाली कुछ महिलाओं ने पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक से मिलकर राजा भैया यादव द्वारा अपने साथ जबरन दुष्कर्म करने व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्याय दिलाने की मांग की थी। वहीं पीड़ित महिलाओं की माने तो पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद भी अतर्रा व नरैनी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की, जिसके बाद अपने घर जा रही पीड़ित महिला 3 दिन लापता रही। कल अचानक चित्रकूट के जंगल में उक्त महिला बेहोशी की हालत में रेलवे लाइन पर काम करने वाले एक मजदूर को मिली। मजदूरों ने युवती के बैग में पड़े उसके किसी परिचित के फोन नंबर पर पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद कुछ महिलाओं को लेकर पहुंचे परिचित ने डायल 112 पर फोन कर घटना की सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को नजदीकी पुलिस चौकी ले जाकर लिखित रूप में परिचितों के सुपुर्द कर दिया, लेकिन न तो अस्पताल में भर्ती कराया और न ही उसका मेडिकल करवाया गया। गंभीर हालत में पुलिस महानिरीक्षक के आवास पर देर शाम पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी, तब जाकर रिपोर्ट दर्ज कर जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां पीड़ित महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसा लगता है कि महिला के साथ जोर जबरदस्ती या दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ महिला का आरोप है कि राजा भैया व संगठन की कुछ महिलाओं द्वारा पीड़ित महिलाओं को दी जा रही है धमकी। मगर इस पूरे प्रकरण पर राजा भैया यादव और उसके साथ काम करने वाली अन्य महिलाओं और कर्मचारियों से बात की तो इस बात को सिरे से नकारते हुए उन्होंने कहा कि हमारे संगठन व उसके किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा ये महिलाएं आरोप लगा रही हैं। वहीं गुलाबी गैंग की महिलाओं ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भरी हुंकार और पहुंच गए उसको देखने अस्पताल। आप खुद देखिए कि किसने किस पर क्या आरोप लगाए और किसने किस चीज को झुटलाया। भाई साहब, आप किस थाना क्षेत्र से आए हैं और क्या है मामला, ये कौन है महिला? सर, हम जो है तर्रा थाना क्षेत्र से आए हैं और मामला यह है कि कल हमको जो है लाइन मैन का फोन आया था रोहन रेलवे स्टेशन से। एक महिला यहाँ पे मतलब लाइन के किनारे हमको मिली और पूरी बेहोश हालत में पड़ी है। हमने जो है उसके बैग से चेक किया तो ये नंबर मिला तो हमने फ़ोन किया, तो हमने इसके बाद 112 नंबर को फ़ोन किया। इसके बाद 112 नंबर पहुँच, इसके पीछे हम 2 महिलाएं लेके हम भी पहुँच जाते हैं। इसको वहाँ से जब पहुँचते हैं तो इसकी जो है पूरे कपड़े में जो है सर ब्लीडिंग थी पूरी और अर्ध बेहोशी हालत में जो है ये वहाँ पे पड़ी थी जो है। क्या लग रहा था प्रथम दृष्टया आपको? प्रथम दृष्टया तो हमको लगा सर कि इनके साथ जो है दुराचार हुआ है। क्या कितने दिन से ये कहाँ थी, क्या बताया, क्या पता चला इनके पति ने क्या बताया? बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, थोड़ा सा बोलती। इनके परिवार ने क्या बताया? परिवार से सर कोई हमारी मुलाकात ही नहीं परिवार से हुई। हाँ, उनको हम उसी हालत में लेके जो है। क्या इनका अपहरण वगैरह हुआ था? अब शंका तो सर यही है कि इनका अपहरण ही हुआ था। अच्छा, कौन है, किसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही थी? ये जो है तर्रा के जो है विद्याधाम समिति डायरेक्टर राजा भैया के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही हैं। उसी में एप्लीकेशन इन्होंने 13 तारीख को दिया था। क्या मामला है? जी, मैं अतर्रा से आई हूँ और अतर्रा थाना लगता है। मामला ये है कि राजा भैया यादव विद्याधाम समिति का डायरेक्टर
मैं पिछले 5 सालों से वहाँ पर काम करती थी। 2019 से मैंने वहाँ काम किया 2023 तक, मार्च 2023 तक काम किया मैंने वहाँ पर। और वो मेरे साथ लगातार शोषण करता रहा। मैं वहाँ कई बार कोशिश की कि यहाँ से निकलूँ, लेकिन नहीं निकल पा रही थी। वहाँ इन्होंने हम लोगों से झाड़ू पोछा बर्तन ये सब तो करवाया, कपड़ा भी अपना धुलवाया, सब करवाया। और उसके बाद जब मैं अभी उड़ीसा गई, उसकी मेरे ऊपर बुरी नज़र थी। मैं अभी उड़ीसा गई 24 फरवरी में गए थे हम 2023 में। तो वहाँ जब मैं गई, वहाँ पर अंधेरी की एक तो वो थी मतलब अंधेरी की एक तो मीटिंग थी वहाँ पर, मतलब अंधेरी वालों को सबको प्रेजेंटेशन करना था। तो जब मैं वहाँ गई तो इस राजा भैया यादव ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी इसने। और उसके बाद जब मैं इसकी बात को नहीं मानी तो मैं आ गई यहाँ, मतलब वो बम्बई भाग गया उधर से और मुझे उड़ीसा से यहाँ तक अतर्रा तक अकेले ही आना पड़ा। मतलब वो होटल में ये सब किया? जी होटल में, जी। आपने विरोध किया उसका? जी मैंने विरोध किया, मेरा वहाँ पर झगड़ा हुआ। कितने दिनों से ये सब कर रहे थे? ये काफ़ी दिनों से चिपकल रहे थे, हाथ पकड़ना, कान पकड़ना, गाल पकड़ना, ये तो खैर हो जाता था। कई बार मैंने मना भी किया कि भैया आप इस तरह मत छुआ करिए हमको, लेकिन उसकी नज़र बुरी थी, क्या किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर इसको मौका मिल गया। तो क्या आपके साथ भी शारीरिक शोषण किया? नहीं, शारीरिक शोषण नहीं किया, लेकिन कोशिश पूरी की गई है। और जब मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया तो मैं 5 मार्च को इसने मुझे फिर से बुलाया ऑफिस और मैं गई। वहाँ पर मेरी इससे काफ़ी बहस हुई और मैं उस दिन से काम छोड़कर चली आई। वहाँ से काम छोड़ने के बाद अब 2-3 महीने के अंतर्गत इसने, मेरे ससुर जी का विद्यालय चलता है, इसने विद्यालय में जांच करवाई। हर महीने एक ठो जांच करवाई। मतलब मानसिक तनाव, पूरे परिवार को इसने खून के आंसू रुलाए हैं। मेरे बाबूजी हैं 70 साल के हैं, मेरी मम्मी 65 साल की हैं, सास मेरी, सबको परेशान किया। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई हैं, क्या कहा पुलिस अधीक्षक ने? उन्होंने कहा है कि आप थाने जाइए, आपकी FIR लिखी जाएगी। आप थाने नहीं गई थी क्या? जी थाने गई थी, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक मेरे पास आदेश नहीं आया है। अच्छा, मतलब पुलिस अधीक्षक आदेश करेंगे तब होगा वहाँ पर। कौन कह रहा था ये? जी सर बोल रहे थे। नहीं, वहाँ थाने गई थी तो क्या हुआ था? वहाँ पर हमको पुलिस मिले थे, दरोगा मिले थे, वो कह रहे थे जैसे बाजार आती हूँ जाती हूँ तो रास्ते में ये रोक कर मुझको, मेरे पति को जान से मारने की धमकी देता है। एक बार तो उसने, एक मुस्लिम महिला है फरीदा, उसके घर में धमकी दी। फरीदा के सामने मुझे कहा तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पति को, सबको जान से मरवा दूंगा, ट्रक चढ़वा दूंगा अगर तुम मेरे यहाँ काम करने नहीं आई। तो धीरे धीरे करके सर ये सारा कुछ चलता रहा। और अभी फिर से मुझे लोगों से इधर पता करना कि मैं मतलब घर पे रहती हूँ कि यहाँ रहती हूँ कि वहाँ रहती हूँ, पता करता है, मेरे परिवार को पता करता है। सर इससे हमारी जान बचाई जाए, हम इससे बहुत परेशान हैं। किस तरह से मानसिक प्रताड़ित हैं आप? मानसिक सर फ़ोन करवाता है, कभी शिव कुमार गर्गी के द्वारा हमें फ़ोन करवाया जाता है, वहाँ दबाव बनाने के लिए कि हम उसके हाथ पैर जोड़ें, क्योंकि गलती हमसे हुई है। हमने उनके यहाँ काम छोड़ दिया, उनका मन का नहीं किया, तो भी हम उनके जाके पैर छुए। से आई हैं? जी हम नारायणी थाना क्षेत्र से आए। क्या मामला है और यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय क्यों आना पड़ा आपको? सर जो राजा भैया डायरेक्टर अतर्रा के विद्याधाम समिति के, तो वो हम लोगों को इतना प्रताड़ित कर रखा है कि अब हम कह नहीं सकते हैं। जब हमारी शुरुआती हुई थी 2020 में, हमें ये सब मामला उनके विद्याधाम समिति का पता नहीं था कि कितना फर्जी केस हो रहा है। लेकिन जब वहाँ पे नए डोनर आते रहे तो ये हमें ही, जब 2 दिन का मतलब मीटिंग होती रही तो अक्सर मुझे हमेशा रोका करता रहा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरे साथ ये क्या करने वाला है। जब वो डोनर आते रहे तो उनका बिस्तर लगाना, उनके कमरे में दूध लेके जाना, उनको खाना देना, ये सब करवाता रहा। इसके बाद जब सारा मतलब सब लोग 12 बजे के बाद सो जाते रहे तो ये फिर हमारी खबर लेता रहा। जब जिस कमरे में हम सोते रहे पहले इधर उधर देखता रहा, फिर आके हमारे साथ सिटकी खोल के हमारे बिस्तर में लेटना, हमें जो है कपड़े उतारना, हमारे साथ बलात्कार करना, ये सब हमारे साथ करते चला आ रहा था। कितने दिनों से ये सब हो रहा था? ये जो है तो 2022 में है, मैंने काम छोड़ा था। मैं 1.5-2 साल सीमा के भाइयों को केस में मैंने फंसाया है, वैसे तेरे भाइयों को भी फंसा दूंगी। कितने दिनों से ये कर रहा था बराबर? ये जो है तो 2020 से शुरुआत, जैसे मैं आई थी वैसे ही मेरे साथ कर रहा था। कितनी बार दुष्कर्म हो चुका है अब तक? ये जो है तो 2-4 बार हो चुका। जैसे मतलब नाइट में रुकती रही वैसे मेरे साथ होता रहा, लेकिन इतना दबाव बना के रखा था कि तुम किसी से कहना भी नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने एक और मुकदमा दर्ज किया था फर्जी आशीष सागर के ऊपर। जी जी जी। तो उसमें वो तो झूठा निकला। हाँ वो झूठा तो निकला। क्या कारण है कि ये भी सच्चा हो?
नहीं नहीं हाँ, इसलिए आप एक मुकदमा वैसे भी फर्जी लगा जी चुकी जी हैं। फर्जी मैंने लगाया था। हाँ। लेकिन मैं इसी के दबाव में आके लगाया था। अच्छा। जी जी, क्योंकि एप्लीकेशन ये खुद स्वयं से लिखा था। 3 दिन एप्लीकेशन लिखा पड़ा रह गया। इसको मैंने कहा था कि मैं एप्लीकेशन में साइन नहीं करूंगी क्योंकि मैं गरीब महिला हूँ, मैं आपके यहाँ मजदूरी करती हूँ। और ये भी कह रहा था कि तुम 24 घंटा हमारे ही कॉल में व्यस्त रहो। अच्छा, अब तक कितने मुकदमे लगवा चुका है ये लोगों के ऊपर? अब तक जब से 2020 से मैं आई हूँ तब से मुझे पता चला कि एक गुड़िया का हो गया, फिर केसरिया का हुआ, सीमा का मामला पहले हो चुका, फिर इसके बाद में जो तब मेरा ही मामला आ गया आगे। तो ऐसे कर और फर्जी मुकदमे कितने लोगों के ऊपर लगाया है इसने? ये सब फर्जी है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है मेरी समझ में। अच्छा जी, क्योंकि इसका यही धंधा है। अच्छा। जैसे अब मैंने मुकदमा शीश सागर भाई के ऊपर लगाई, उसमें 1.5 लाख रुपया है। ये मुझे इतना दबाव दिया कि तुम पैसा दे दोगे, लेकिन मुझे ये था कि अगर पैसे में जब पासबुक मेरी जमा हुई थी तो तेरी भी लड़की थी, महिला थी, उनकी पासबुक क्यों नहीं लगाया, क्यों मेरा नाम लिखाया था। इसका मेरे बहुत तरह से मतलब इतना तनाव हो गया था कि 15 अगस्त को मैंने वहाँ गई, मुझे ऊपर मतलब इतना बेइज्जती किया कि मंच में ना लाना, सब लोग बोले कि ललिता को बोलो गाना गा के वो डिब्बा जैसा शराब चलता, मतलब इतनी बेइज्जती मेरी किया था। लेकिन मैंने वहाँ से अपनी जान और इज्जत बचा के चली गई। ये 2020 से पहले हमने सुना था कि लड़कियों के साथ रेप करता है, लेकिन जब मैं आई थी तो कम से कम 2-4 लड़कियां तो है ही ऐसी। ये रेप भी करता था और ब्लैकमेल के लिए वीडियो भी बना लेता था। आपका भी बनाया? धमकी जिंदगी तुम्हारे वीडियो बनाए? हाँ जी, वीडियो की तो धमकी दे रहा था कि तुम समाज में जीने नहीं देंगे हम। यहाँ बांधा आए हैं, क्या मामला है, किस बात को लेकर आप? में 2 महिलाओं ने मेरे खिलाफ एक फर्जी मनगढ़ंत एप्लीकेशन दिया है, तो उसके लिए मैं यहाँ एसपी साहब से मिलने आया था। मुझे लगा कि मुझे भी अपना पक्ष रखना चाहिए। और मामला ये है कि जो मीरा राजपूत है, उसके ससुर एक विद्यालय चलाते हैं। वो विद्यालय मान्यता प्राप्त है, सांसद निधि से विद्यालय बना है, और उस विद्यालय में वो भैंसें और गायें बांधती हैं और पूरा परिवार रहता है। और वहीं बस्ती के सारे बच्चे इधर उधर घूमते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। दूसरा, एक ही मान्यता पर वो 2 विद्यालय चलाते हैं। तो उसकी मैंने शिकायत की थी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, और उस शिकायत के बाद में उसमें जांच हुई और उसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। उनका कहना है कि जब तक हम आपके यहाँ काम कर रहे थे तब आपने शिकायत नहीं की, अब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तब शिकायत कर रहे हैं। कब काम कर रही थी वो? जब आपके यहाँ काम करती थी? कब काम करती थी? जब आप उन्हें लेके गए जब थे। काम कर रहे थे, जब उनके साथ दुराचार हो रहा था, उस समय उन्होंने क्यों आरोप नहीं लगाया? जब उनके विद्यालय की शिकायत की तब क्यों आरोप लगा रही हैं? ये आरोप तो उनको उस समय लगाना चाहिए था जिस समय काम कर रही थी। वो यही तो कह रही हैं। ललता है, उसका धंधा है, वो एक यहाँ मुस्लिम लड़का है, उसके साथ रह रही है अपने पति को छोड़े हुए, और वो जो है उसका जो जिसके साथ रह रही है उसका भी बड़ा उसका क्या धंधा है? उसका धंधा है कि वो दूसरे को फंसाना, दूसरे से पैसा लेना। उसमें भी तो उसने कहा है कि आपने उसका यूज किया और आशीष सागर पर मुकदमा लगवाया। ये नहीं कहेगी, हाँ। उसने आशीष सागर के खिलाफ भी फर्जी मुकदमा लगा दिया। हाँ, तो वो बोल रही थी आपके कहने पे लगाया और उसका आधा पैसा आप लेते हैं। नहीं, अगर वो लगा दिया हाँ। तो उसको जो पैसा मिला हाँ। तो उसकी जांच होनी चाहिए। वो अगर गलत है मुकदमा तो वो पैसा उसका वापस होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। वो कोई नाबालिग लड़की थोड़ी है कि हमारे कहने से मुकदमा लगा दिया। आप क्या रहती थी तभी तो लगाया था? तब नहीं रहती थी वो हमारे यहाँ बहुत पहले छोड़ चुकी थी। और वो जो है अपना वहाँ नरेंद्र। कितना पैसा मिला था उसको? 1.5 लाख रुपया मिला था वहाँ से। 1.5 लाख। आपने कितना लिया था उसमें? हम क्यों लेंगे? उन्होंने कहा है कि आधा लिया उन्होंने। किसने कहा है? वही आपके जो पास कोई प्रमाण है? अगर वो कह रही हैं, वो उन्होंने अपनी बाइट में कहा है, उनकी बाइट में। जिसने बताया कि हमको ले गए थे आप कहीं, कहाँ? फिर इसके बाद उन्होंने आपने अकेले वो छोड़ मीरा दिया। की बात मैंने जो बताई वही मीरा है जिसका फर्जी विद्यालय चलता है। कहाँ ले गए थे आप उन्हें? आप उनको कहाँ ले गए थे? हम उन्होंने बताया था। कहाँ ले जाएंगे उनको? कोई वो बच्ची है क्या कि उसको बहला फुसला के कोई बड़े शहर में ले गए थे आप? कहीं उसको नहीं ले गए। वो तमाम सारे संगठनों से जुड़ी है, तो किसी संगठन का कार्यक्रम रहा होगा, उस कार्यक्रम में गई। वो तो बोल रही थी आपके कार्यक्रम में गए थे, आपके साथ गए थे। वो जो बोल रही थी उसने अपनी बात कही, मैं जो कह रहा हूँ मेरी अपनी बात है जी। हम उसको कहीं नहीं ले गए हैं। वो फर्जी ब्लैकमेल करती है, और ये लोग इस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करके SC/ST में और उसमें फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकियां देते हैं और पैसा ऐंठते हैं। सबसे कहते हैं कि 5,000 रुपये दीजिए, 10,000 रुपये दीजिए। वो भी कह रहे हैं कि आप 7-8 औरतों के साथ में ऐसा करते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। आशीष सागर पे भी आपने कोई प्रमाण है? झूठा मुकदमा उन्हीं ने लगवाया ये है। जो इन्होंने कहा है सारे झूठे आरोप हैं। अगर आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप हमको दीजिए। नहीं, मैं सारे इन आरोपों का खंडन करता हूँ। जितने भी आरोप हैं सारे झूठे आरोप लगाए गए हैं। मेरा नाम है सुमन सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाबी दल। सुमन जी, आज आप यहाँ आई हैं DIG साहब के पास, क्या है मामला? ये मामला वही है नरैनी वाला।
वो महिला के साथ उसको जो है पहले उसने अपनी शिकायती पत्र दिया यहाँ अतरा थाने में और दे के जा रही थी तो उसको रात में अगवा कर लिया गया। कुछ गुंडों ने अगवा किया, अगवा करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया, दुष्कर्म करने के बाद उसको बेहोश छोड़ दिया। बेहोश छोड़ दिया तो ये गीता वीता वगैरह उसको उठा के लाई, मौके पुलिस भी पहुंची, उठा के लाई अस्पताल में भर्ती। उसी संज्ञान में मैं आई थी, सुनने को मिला तो डीआई साहब तो मिले नहीं, उनको टाइम हो गई है। फिर जो उनके पीआरओ मिले उन्होंने अतारा फोन लगाया, बोले एफआईआर कल रात के हुई, यहीं उस महिला को डाला गया था। एफआईआर रात के हुई नहीं, 15 दिन से लोग घूम रही हैं, कोई एफआईआर नहीं, कोई सुनाई नहीं। एक अहम सवाल जी जैसे चिंगारी संगठन महिलाओं के हित के लिए काम कर रहा है जी और उसी संगठन में काम करने वाली महिलाओं के साथ ही उसी के संस्थापक, उसी के अध्यक्ष दुष्कर्म करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहूँगी कि धिक्कार है उसकी जिंदगी को। हमारे साथ न कोई पुरुष ऐसा है, न हमने पुरुषों के साथ काम किया है, हमारी तो महिलाओं की ही टीम है। एक बाबूजी हैं सेवहरे, वो फाउंडेशन रहे हमारे, बस आज तक कोई शिकायत हमारी ये नहीं हुई है कि किसी ने हमारे साथ शोषण किया, कि कहीं हमारा शोषण किया। लेकिन ये जब दुनिया में समाज सेवा का दम भरने वाले लोग ही अगर दुष्कर्म में उतर रहे हैं, बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? उनके साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये सरकार को मिली भक्त ये लोग निभा रहे हैं। पुलिसिया जो है, कहते हैं राजा भैया यादव के पास पहले कुछ नहीं था और अब करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी हो गई है। 2 करोड़ की, आप 1 करोड़ कह रहे हो, उसको 2 करोड़ की, क्योंकि एनजीओ चला रहा है, विदेश से भी पैसा आ रहा है, महिलाओं को काम में लगाता है, फिर उनका दुष्कर्म करता है, उनसे जो है फोटो खींच लेता है, फिर उनको जो है ब्लैकमेल करता है और लोगों को 76 लगवाता है। तो आय से अधिक संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, कुड़क होने चाहिए। सरकार से हमारी यही गुहार है। बुलडोजर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन महिलाओं का शोषण क्यों हो रहा है? तो क्या बुलडोजर चलना चाहिए? बुलडोजर चलना चाहिए हमारी तरफ से। बिल्कुल। और अगर हमारा काम नहीं होता तो हम वहीं लखनऊ जाएंगे अपनी टीम लेके, 500 ऑटो लेके वहीं बैठेंगे जाके, जब तक इस महिला को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी कितनी महिलाओं के साथ किया है इन्होंने? इन्होंने कम से कम 10, 15, 50 महिलाओं के साथ ऐसा किया। वो आए दिन यही काम करता है, पैसा के दम से। कुछ महिलाएं डर भी रही हैं, क्या डर रही हैं, नहीं कह रही हैं कि उसका काम कर रही हैं। दमंगी से वो ऐसा करता है, सब अधिकारियों से मिल लेता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। दुष्कर्म करने वाला वीडियो भी बनाता है, उसका भी धमकी देता है। उसका भी धमकी देता है कि हम नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारा सोशल मीडिया में डाल देंगे। तो अपने पति को, बच्चों को, सबको डरता है, बस ये काम करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबीना है और मैं चिंगारी संगठन की जिला संयोजिका हूँ। जी, ये बताइए कि ये 2 दिन से जो ये चल रहा है राजा भैया चिंगारी संगठन विद्याधाम समिति, ये 2 महिलाओं ने उन पर ऐसे मतलब आरोप लगाए हैं, तो आप क्या मानती हैं, कहाँ तक ये सही है, कैसा है ये मैटर? मैं 2005 से जुड़ी हूँ और जितना मैं जानती हूँ कि चिंगारी संगठन में 10,000 महिलाएं जुड़ी हैं और चिंगारी संगठन का जो काम है वो पूरा लोगों के हक अधिकारों के लिए काम होता है। तो मैं फिजूल मानती हूँ, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। मीरा और ललिता ने जो भी राजा भैया के ऊपर आरोप लगाया है या संगठन के ऊपर आरोप लगाया है वो सरासर गलत है, क्योंकि कुछ दिन पहले राजा भैया ने इनके स्कूल के खिलाफ शिकायत की थी। मीरा का जो एक ही मान्यता प्राप्त से 2 स्कूल चला रहे हैं ये, इसकी हमने शिकायत की थी और इस कारण इन लोगों ने राजा भैया के ऊपर, चिंगारी संगठन के ऊपर गलत आरोप लगाए हैं, जबकि ये खुद ठग हैं। ललिता का, मीरा का तो ये काम है कि लोगों के ऊपर ये केस आए दिन लगाती रहती हैं। इससे पहले भी एग्जाम्पल है, उसने खुद कहा है कि मैंने एक केस लगाया है। तो नरैनी में भी कई केस चल रहे हैं इसके। एक ऑटो वाले के ऊपर इसने गलत मुकदमा लगाया है और उससे अच्छी खासी रकम वसूली है। ये नरैनी में एक मुस्लिम के साथ रहती है ललिता, और वहाँ पर ये फील्ड जाती है, हमारे समुदाय में जाती है, जाने के बाद लोगों से पैसे मांग के लाती है।
यहाँ महुआ में राजारामपुर हुआ पड़ता है, यहाँ पे भी कुछ बंदिया समुदाय से भी जाके इसने काफ़ी पैसे ऐंठे हैं, किसी से 5,000 किसी से 10,000। तो ये इन दोनों का धंधा है और कोई बात नहीं, लगने दीजिए, आरोप ही लगा है। और जब ये आरोप अगर सिद्ध होता है तो फिर हम भी 10 मुकदमे इनके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये मामला सरासर गलत है। और जो व्यक्ति काम करता है तो उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगना ये आम बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो काम कर रहे हैं समाज के ऊपर, अगर इस तरह से उनके ऊपर झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे तो मुझे लगता है कि समाज में काम करने वाले लोग ही नहीं रह जाएंगे। तो इस तरह से इस मामले में, इस प्रकरण में पूरी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जिस तरह से इन लोगों ने आरोप लगाए हैं और चिंगारी संगठन और राजा भैया के साथ जो मानसिक उत्पीड़न किया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई मीरा और ललिता के खिलाफ होनी चाहिए। राजा भैया के खिलाफ ललिता और मीरा ने बलात्कार का आरोप लगाया है, तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को ये लगता है कि ये गलत है, ये ललिता ये मीरा ये गलत है। हमारे यहाँ से भी पैसा लेके ठग के ले गई है, इसका ये धंधा है कि झूठ में बता दे तो हमें ऐसा उनसे पैसा मिल जाए। चिंगारी संगठन विद्याधाम समिति से वहाँ से हर चीज के जो हम गरीब लोगों को जानकारियाँ नहीं है, तो उन जानकारियों से हम लोगों ने बाहर निकल पाए हैं। तो अब उसके बाद 5-6 साल के बाद हमें थोड़े सहयोग होने लगा, तो अब मीरा ने ये अफवाह उड़ा दिया कि भैया ने गलत है। जब भैया गलत करते थे तो पहले भैया ने गलत करने पर तो पहले ही आवाज उठाना चाहिए, हम लोगों को न जोड़ना चाहिए। हमें रुपया चाहिए, हमारे यहाँ से रुपया ले गए हैं। सब सुन के हमें बड़ा अफसोस हो रहा है और भैया को हमें सुना तो हमें बहुत तरस आ रहा है कि भैया हमारा गलत कैसे है, हमें बहुत खराब लग रहा है, गलत भी हमें महसूस हो रहा है। आप लोगों से कब पैसा लेके गए हैं ये लोग? हाँ ले गई, मीरा ललिता ले गई है पैसा दलाली में। 200 रुपये सबसे ले गई है। 2 साल पहले की बात है। ठगती खाती अपनी इज्जत को नहीं डराती, जिसको पाती उसी को अपलोग लगा देती है। हर आदमी को किसी को फंसाना अच्छी बात नहीं है, किसी को फंसा दे। भैया को हम हाई कोर्ट तक लड़ेंगे और दम लगा देंगे, जहाँ तक भैया को जेल नहीं जाने देंगे, जेल नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, हमारा हो चाहे जो, हम लड़ने को तैयार हैं। इस पूरे प्रकरण में सच्चाई तो प्रशासनिक व पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी और ऐसे मामले में जांच जल्द होनी चाहिए ताकि महिलाओं के खिलाफ शोषण करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में महिला अपराध या महिलाओं का शोषण न हो और महिलाओं को समय से न्याय मिल सके। अनवर रजा बांदा, 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।